और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तुम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की, और क्लास 9 की, चूंकि एग्जाम के टाइम जो बच्चे तैयारी करेंगे ना, उनके चांसेस थोड़े कम होंगे, तो अभी से लग जाओ। और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर 1, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। इसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस आई वाले बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर जरूर देख लीजिएगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट होगी, ठीक है ना। वहां पर जितने भी वीडियो हो चुके होंगे सारी के सारी आपको सारी क्लासेस वहां पर मिल जाएंगी। तो चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना कि हमारे प्लेट में जो खाना आता है बन के, और खाते हैं हम, कुछ चीजें नहीं भी खाते हैं, लेकिन वो चीज तैयार होने में कितनी मेहनत लगी है एक फार्मर की, एक किसान की कितनी मेहनत है उसमें। पूरा टाइम, पूरे साल भर वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो भाई उनके लिए तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक कर देना। और अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलो फिर हम शुरू करते हैं। तो भाई देखो, यहां पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। यानी कौन कौन से, यहां पर हमें ये देखना है कि कौन कौन सा प्रोसेस होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है ये होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो नोट्स वगैरह बना रहे हो, नोट्स बनाते रहना। अपनी जो बुक होगी उसका भी यूज करना। जो चीजें अगर मान लो कि मुझसे मिस हो जाए तो वो चीजें नोट कर लेना, वैसे मिस नहीं होगी, क्योंकि जो फाइनल क्लास होगी उसमें एक बार समरी में पढ़ाऊंगा, तो सारी चीजें एक बार आपकी रिवाइज करा दूंगा। जो चीजें छूट गई होंगी क्लास के बीच में वो चीजें कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी को तैयार करना। भाई अब मिट्टी को क्या तैयार करना? आप तो सोचोगे अरे मिट्टी तो पहले से ही तैयार रहती है, आप उसमें क्या तैयार करना है। नहीं भैया, मिट्टी तो है, लेकिन यहां पर मिट्टी को तैयार करने का मतलब यह है कि जब बुआई होती ना, बिफोर सोइंग, मतलब बुआई के पहले मिट्टी को ढीला करना पड़ता है। और मिट्टी को ढीला करने की, जब उसमें सीड्स लगाने हो तो वहां पर मिट्टी को ढीला करना पड़ता है, यानी मिट्टी को उलटना पलटना पड़ता है, ठीक है। जो नीचे की मिट्टी है उसको ऊपर ले आते हैं। इससे क्या होता है ना, इससे मतलब जब, अच्छा, ये जो मिट्टी को ढीला करना या मिट्टी को उलटना पलटना, ये जो प्रोसेस होता है इसी को कहा जाता है भाई प्लोइंग। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में इसमें 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्लोइंग या फिर टिलिंग, ठीक है। प्लोइंग यानी जुताई और टिलिंग, ठीक है ना, पलटाई, ये कर सकते हो। दूसरा जो प्रोसेस होता है जब लेवलिंग का, क्या होता है, लेवलिंग। और तीसरा जो प्रोसेस होता है इसका वो होता है मैन्योरिंग, ठीक। अब देखो यहां पर सबसे पहले जो होता है हमारा प्लोइंग या टिलिंग, सबसे पहला प्रोसेस, यानी मिट्टी को ढीला करना, लूजन द सॉइल, और उसे उलटना, ठीक है। जो मिट्टी नीचे होती है उसे ऊपर करना, ये कहलाता है हमारा प्लोइंग या फिर टिलिंग, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है भाई, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है जब मिट्टी ढीली होती है ना, तो उसमें जो एयर होती है वो ज्यादा अंदर तक जा सकती है, यानी एयर ज्यादा अंदर तक जाएगी। ज्यादा अंदर तक जाएगी तो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो डेवलप होंगे, यानी उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको भी सांस लेने में हेल्प होगी। दूसरी चीज, जो हम प्लांट्स उसमें लगाएंगे, जो हम सीड उसमें जो भी सो करेंगे, जो भी हम उसमें बीजों की बुआई करेंगे, उनके जो रूट्स होंगे वो जमीन के ज्यादा गहरे तक जा सकेंगे, ठीक है। और ज्यादा जितनी गहरी रूट्स जाएंगी उतना ही ज्यादा उन प्लांट्स को क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। क्लियर हुई बात इतनी? तो भैया इसलिए जरूरी है यहाँ पर प्लोइंग करना। दूसरी चीज, अच्छा एक चीज और भी, कि जब मिट्टी ढीली रहेगी तो उसके अंदर जो होते हैं ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आपका होता है अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म जो होता है, ये अर्थवॉर्म या और सारे बैक्टीरिया वगैरह हैं, ये सारे उसके अंदर मतलब गहरे तक सांस ले पाएंगे। अर्थवॉर्म जो होते हैं इनको फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? अर्थवॉर्म जो होते हैं, जो केचुए होते हैं ना,
ये मिट्टी के अंदर रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये हमारे क्रॉप्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, मिट्टी ही खाते हैं और मिट्टी ही निकालते हैं। तो जब ये गहरे तक जाते हैं तो इसकी वजह से पानी, एयर, ये कुछ होता है, तो ये जमीन के अधिक गहरे तक चले जाते हैं। तो अर्थवॉर्म जो होते हैं वो फसलों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, इसलिए इनको फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। तो पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो प्लोइंग के लिए भैया जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ना, प्लोइंग के लिए इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है, इसमें आपका एक तो हो गया आपका वुडन प्लो, यानी यहाँ पर वुडन या फिर ये यूज होता है, जैसे प्लोइंग लिखा है तो इसके लिए तो प्लो यूज होता है, जिसे हम हल बोलते हैं। ठीक है, ये जो प्लो होता है ये किसी भी चीज का हो सकता है, मतलब किसी भी चीज का मतलब ये या तो वुड का बना होगा या फिर आयरन का बना होगा। अपनी बुक देखिएगा तो उसमें आपको फोटो देखने को मिल जाएगी, नहीं तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके यहाँ होगा भी। ठीक है, और इसका यूज जो होता है वो एनिमल्स के सपोर्ट से किया जाता है, मतलब एनिमल्स में बांध दिया जाता है, उसके पीछे जो फार्मर्स होते हैं वो उसको दबाकर पूरे खेत की जुताई करते हैं। तो इसमें जो एनिमल्स रखते हैं वो ऑक्स या फिर कैमल, ऐसे ही कुछ एनिमल इसमें यूज होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लोइंग। ठीक है, उसके बाद अगला जो स्टेप आता है भाई, जब हम प्लो कर देंगे, जब हम खेतों की जुताई कर देंगे तो उसकी जो मिट्टी होगी ना वो उबड़ खाबड़ हो जाएगी। मतलब उबड़ खाबड़ का मतलब कहीं पर खेत ऊंचा हो जाएगा, कहीं पर नीचा हो जाएगा। हाँ, तो इससे नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा कि जब खेतों में पानी लगाया जाएगा, जब वहां पर पानी या फिर सीड्स वगैरह, तो कहीं का लेवल ऊंचा है, कहीं का लेवल नीचा है, तो पानी सभी को इक्वल लेवल में नहीं मिल पाएगा। कहीं पानी ज्यादा हो जाएगा जहां गड्ढा होगा, और जहां जमीन ऊंची होगी, जहां की फील्ड ऊंची होगी, वहां तक पानी पहुंचेगा नहीं सफिशियंट। तो इसलिए यहाँ पर एक काम होता है लेवलिंग। तो लेवलिंग का मतलब ये होता है कि सॉइल को लेवल करना, यानी कि उन्हें समतल करना। ठीक है, तो इसके लिए लेवलिंग हो गया सेकंड स्टेप। और इसके लिए जो यूज होता है, जो टूल यूज होता है, वो होता है एक वुड प्लैंक, यानी कि एक वुड प्लैंक यानी एक लकड़ी का पटरा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लेवलर। क्या बोलते हैं, लेवलर। ठीक है ना, ये हो गया। तो दूसरा स्टेप हो गया हमारा लेवलर। चलो भैया, सब बात हो गई। अब अच्छा, मिट्टी को जो उल्टा पलटा किया जाता है, जो प्लोइंग होती है, टिलिंग का काम ये होता है कि जो नीचे की मिट्टी होती है वो ऊपर आ जाती है। अच्छा, ये क्यों किया जाता है, क्योंकि खेत जब काफी दिन तक खाली पड़े रहते हैं तो उसके ऊपर जानवरों के पैरों की रगड़ से, धूप की वजह से या फिर हवा की वजह से, तो ऊपरी सरफेस के जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो उन्हीं को फिर से लाइव करने के लिए मिट्टी को उल्टा कर दिया जाता है, जिससे जो न्यूट्रिएंट नीचे की जो मिट्टी होती है वो न्यूट्रलाइज होती है, तो ऊपर आ जाती है, और जो ऊपर का फर्टाइल मतलब जो हिस्सा नॉन फर्टाइल है वो नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्मिनेट होते हैं, और इसकी वजह से वो क्या होता है, पूरी का पूरा खेत जो होता है वो खेती के लायक हो जाता है। क्लियर है बात इतनी? तो अच्छा, बहुत बार होता है कि खेतों में मैन्योर, मतलब जब ये लेवलिंग हो जाती है तो सोइंग के पहले, बुआई के पहले एक और काम किया जाता है, और वो है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग जो होता है, जैसे खेत जमीन की या प्लॉट की जो भी फील्ड है उसके न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए, तो न्यूट्रिशन मतलब उसकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए इसमें मैन्योर का यूज किया जाता है। मैन्योर जो होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक जो भी चीजें होती हैं, जैसे कि काउडंग हो गया, है ना, या फिर कुछ सड़ी गले पेड़ पौधे, पत्तियां हो गई, तो इनका यूज किया जाता है, जिससे कि उनके न्यूट्रिशन मतलब उनका न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो बढ़ सकें। तो ये हो गया हमारा, ये 3 स्टेप हो। सबसे पहला स्टेप हमारा हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बताओ भाई, बात क्लियर हुई इतनी? पहली बात समझ में आ गई, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरी चीज आती है हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद दूसरा जो स्टेप आता है, अब तो आ गया भाई सोइंग का, यानी यहां पर क्या होगा, यहां पर अब बीजों की बुआई होगी। ठीक है, बीजों की जो बुआई होती है, जो सोइंग होती है, ये 2 तरीके से होती है। एक तो होता है कि हम सीड्स अपने फील्ड्स में लगा सकते हैं। दूसरा चीज ये होता है कि डायरेक्ट प्लांटेशन होता है, मतलब कहीं और पर जो सीडलिंग्स होते हैं, कहीं और पर, जैसे नर्सरी से हम प्लांट लेकर आते हैं, पौधशाला से हम पौधे लेकर आते हैं, उसके बाद अपने खेतों में लगा देते हैं। जैसे कि पैडी, धान का खेत होता है, उसमें क्या होता है, उसको बाय हैंड लगाया जाता है। ये चीज आपको पता होगा।
हाँ, नहीं पता तो भाई जान लो, मैं तो बता ही रहा हूं। तो यहाँ पर सबसे दूसरी चीज आती है सोइंग, ठीक है। अब देखो सोइंग क्या होता है, सोइंग जो होता है ये इसके लिए अगर हम सीड्स लगाएं, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है सीड्स की बुआई होती है, बुआई होती है सीड्स की। और सीड इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे कहा जाता है सीड ड्रिल। मतलब दो तरीके से हो सकता है, या तो बाय हैंड आप कर सकते हो, हाथों से बुआई कर सकते हो, या फिर सीड ड्रिल की हेल्प से आप बुआई कर सकते हो। अच्छा, एक चीज याद लो कि जो सीड्स लगाने होते हैं, ये जैसे ये हमारा सरफेस है अर्थ का, तो इसमें ना तो ज्यादा ऊपर सीड रख देना है, ना ही ज्यादा नीचे रख देना है। मतलब एक परफेक्ट पोजीशन पर सीड प्लांटेशन होना चाहिए, ठीक है। सीड जो होता है वो परफेक्ट प्लेस पर होना चाहिए। अगर ज्यादा गहरे में होगा तो उसको सफिशिएंट एयर नहीं मिल पाएगा, सफिशिएंट वाटर नहीं मिल पाएगा, तो इसकी वजह से वो जर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। और अगर ऊपर ही आ गया तो भैया ज्यादा ऊपर आ गया तो उसको चिड़िया वगैरह बर्ड्स वगैरह खा लेंगे, है ना। या फिर उसको ज्यादा पानी ज्यादा धूप मिलने लगेगा तो इसकी वजह से वो जनरेट नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इनको प्रॉपर प्लेस पर इनको रखना है, ठीक। तो ये हो गया हमारा सोइंग। लेकिन सोइंग के पहले एक होता है कि सिलेक्शन ऑफ सीड, मतलब हम कैसे एक हेल्दी सीड्स का, एक स्वस्थ बीज का हम चुनाव कैसे करेंगे। तो जो भी सीड्स मार्केट में आते हैं ना, तो पहले उनको पानी में डुबोया जाता है, पानी में डाल दिया जाता है। जो सीड डूब गए वो सीड हेल्दी हैं, और जो फ्लोट होते रहे, जो तैरते रहेंगे, ये सीड्स क्या हैं, खराब हैं, इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इन सीड्स को जो डूब गए हैं, इन्हें बुआई के लिए, इन्हें सोइंग के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। बताओ, इतनी बात समझ में आई। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, सीड ड्रिल यूज होता है। तो भैया ये अगर ये आता है कि सोइंग क्या है, सोइंग क्या है, तो भाई सोइंग जो होता है वो होता है प्लांटेशन ऑफ सीड्स इन प्रॉपर पोजीशन इज कॉल्ड सोइंग। क्लियर है बात, चाहे वो सीड हो चाहे वो प्लांट हो, कोई भी। तो यहां पर हो गया। तो इसके लिए कौन कौन सा भैया यूज होता है, इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं, बाय हैंड जिसको हम बोलते हैं मैनुअली, मतलब हम हाथ से भी कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है हमारी सीड ड्रिल, यानी कि हम सीड ड्रिल जो होता है ना, एक कीप जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो भी एनिमल या के सपोर्ट से वो भी यूज किया जाता है। उसमें ऐसे कीप जैसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर सारे सीड्स भर दिए जाते हैं, और ये वाला हिस्सा जो होता है ये जमीन के अंदर धसा होता है। तो इसका इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जैसे एक सीड यहाँ पर, फिर दूसरा सीड यहाँ पर, फिर मतलब प्रॉपर डेप्थ में, मतलब एक ठीक ठाक गहराई में जमीन की, और डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंस पर सीड्स जो होते हैं वो अप्लाई हो जाते हैं। बस ये काम है हमारा सीड ड्रिल का। बताओ भाई, बात समझ में आ गया, है ना। दूसरी चीज हम अभी जो बात कर रहे थे ट्रांसप्लांटेशन की, तो जो पहला तो हो गया हमारा सीड ड्रिल, दूसरा ये तो सीड लगाने का, और जो इसमें दूसरा था वो था ट्रांसप्लांटेशन। अब ट्रांसप्लांटेशन ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ट्रांसप्लांटेशन मतलब पौधों का पुनर्रोपण। जब पौधे जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो हम नर्सरी से लेकर आते हैं या कहीं और पर होता है तो बड़ी फील्ड में लाकर उसे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, उसे हम लाकर बड़ी फील्ड में लगाते हैं, वो कहलाता है हमारा ट्रांसप्लांटेशन। अब इसमें कौन से होते हैं, इसमें जैसे भैया हमारे क्या होते हैं, इसमें पैडी यानी कि धान के जो होते हैं, धान की बुआई देखियो ना कि बाय हैंड, इसको बाय हैंड ही यूज करता है ट्रांसप्लांटेशन। यहाँ पर होता है जैसे यहाँ पर एक खेत है तो एक प्लांट यहाँ पर, फिर एक प्लांट यहाँ पर, एक प्लांट यहाँ पर, एक प्लांट यहाँ पर, ऐसे करके प्रॉपर डिस्टेंस पर ये प्लांटेशन किए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। चल, उसके बाद ये हो गया भाई। अब इनके बाद तीसरा जो हमारा स्टेप आता है वो है हमारा वीडिंग, हाँ। पहले दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि पहले, सबसे पहले हमें प्लोइंग करना है बाबू, और उसके बाद फिर हमें सोइंग करना है ना। अभी और भी मैन्यूरिंग का आपने देख लिया था, लेकिन मैन्यूरिंग अभी बाद में भी होगा। फिर अगला जो तीसरा स्टेप है वो है वीडिंग का। वीड्स क्या होते हैं पहले तो ये जान लेते हैं, वीडिंग, ठीक है। ये होता है वीडिंग जो होते हैं, अभी इंग्लिश वीडिंग, इसको हम हिंदी में बोलते हैं खरपतवार। खरपतवार ये क्या होते हैं भैया, खरपतवार यानी कि ये जो हम प्लांट्स जो भी हम लगा रखे हैं उनके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी आ जाते हैं। मतलब जो क्रॉप हमारी है, जैसे हमने धान लगाया या वीट के लगाया, ठीक है ना, पैडी या फिर गेहूं, कुछ भी ऐसा, तो उनके साथ कुछ दूसरे प्लांट निकल आते हैं जो घास होते हैं, ये कह सकते हो ग्रास होते हैं ये ना। तो इन्हीं को कहा जाता है बाबू वीड्स,
ठीक है, ये कहलाते हैं वीड्स। ये अच्छा कहोगे ये नुकसान क्या करते हैं? अरे ये बहुत नुकसान करते हैं। ये नुकसान करते हैं ना कि जो न्यूट्रिशन हमारे मेन क्रॉप को चाहिए होता है, जो हमारी मुख्य फसल को चाहिए होता है, वो तो ये खा लेते हैं। तो इससे क्या होते हैं कि फसलों को पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। दूसरी चीज ये क्या होते हैं कि ये कभी कभी हमारे मेन क्रॉप से जो होते हैं बड़े हो जाते हैं। अब मेन क्रॉप से अगर बड़े हो गए, ये हमारा मेन क्रॉप है और इन्हीं के बीच में ये हो गए ऐसे ऐसे करके, ये हमारे खरपतवार निकल आए। अब इसकी वजह से मान लो इधर से सनलाइट आ रही है, तो ये जो सनलाइट होगी ये इधर की तरफ आएगी, तो ये पूरा सनलाइट तो ये ले लेंगे, तो इनको प्रॉपर सनलाइट भी नहीं मिल पाएगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, तो इनको प्रॉपर सनलाइट भी नहीं मिलेगा। तो भैया ये नुकसान होते हैं। तो इसका काम क्या होता है, इसको हम खेतों से निकालते हैं, यानी ये हमारे मेन क्रॉप से निकाले जाते हैं। अब इनको निकालने के भी दो तरीके होते हैं। इनको निकालने के लिए दो तरीके, एक तो मैनुअली निकाल सकते हो। मैनुअली मतलब आप हाथ से उखाड़ दो भैया, अगर आपके पास इतनी मतलब इतने लोग हैं तो आप इन्हें मैनुअली निकाल दो, आप हाथ से इनको उखाड़ सकते हो। ठीक है, पुल आउट द वीड्स द हेल्प ऑफ। अच्छा, इसके लिए जरूरत पड़ती है जिस इंस्ट्रूमेंट की, उसे बोलते हैं ट्रॉवेल। ट्रॉवेल जिसको हिंदी में आप बोलते हो खुरपी। ठीक है, इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? खुरपी की जरूरत पड़ेगी। ठीक, या फिर दूसरा तरीका और है, इसके लिए आप यूज कर लो यूज ऑफ वीडीसाइड। क्या है? यूज ऑफ वीडीसाइड मतलब खरपतवार नाशक। आप इसका खरपतवार नाशक, ये क्या होते हैं? ये केमिकल सब्सटेंस है, मतलब ये एक रासायनिक दवाएं कह सकते हो इनको, और ये खेतों में डाले जाते हैं। ये हमारे मेन क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये जो भी अदर वीड्स हैं, जो खरपतवार हैं, बस उन्हीं को नुकसान देते हैं, है ना, और उनका काम तमाम कर देते हैं। तो ये यूज ऑफ वीडीसाइड। अब वीडीसाइड में कुछ वीडीसाइड हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। एक है हमारा 2,4-D, ठीक है, एक ये हमारा वीडीसाइड हो गया। दूसरा है डेलापॉन, डेलापॉन ये हो गया, ये दूसरा वीडीसाइड, नोट करते रहना। ठीक है, फिर मेटाक्लोर, मेटाक्लोर ये हो गया। और अगला है हमारा सीनिया, क्या है? जैन, सही है, ठीक है ना, सीनियाजिन। तो ये हो गया हमारे, और ऐसे भी बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन इनका यूज होता है, ये जो होते हैं ये पॉइजनस होते हैं, ये जहरीले होते हैं। तो इनका यूज भी बड़ी सेफ्टी में, मुंह वगैरह में कपड़ा बांधकर इनका यूज करना चाहिए। और जो भी वेजिटेबल्स हैं या क्रॉप हैं, उनका यूज भी हमें खाने के पहले उन्हें अच्छी तरह से धुल लेना चाहिए। तो ये हमारे लिए वीडीसाइड है। वीडीसाइड का काम क्या? जो खरपतवार उसमें है उसे निकाल लो। ठीक, चलो ये निकल गए। अब हमारा जो चौथा स्टेप आता है वो है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर का। ठीक है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। चलो भैया, अब ये क्या चीज है? देखो, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अभी हम लोगों ने शुरुआत में ही प्लोइंग के बाद भी हमने लोगों ने देखा था कि मैन्योर्स का यूज होता है। तो इसमें जो मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं ना, कम होने लगते हैं। तो उनको हमारी फसल को और अच्छा करने के लिए, हमारे क्रॉप को, ताकि प्रोटेक्शन हाई हो, इसके लिए क्या यूज करते हैं? इसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है उर्वरक, और ये हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे मैन्योर्स। मैन्योर्स जो होते हैं ये, अच्छा, इन दोनों के बारे में आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में कुछ दिया होगा। इनके बारे में दोनों के देख लेना, दोनों में डिफरेंस क्या है ये देख लेना। मैं फिलहाल मैं बता रहा हूं, लेकिन आप अपनी बुक के हिसाब से भी देख लीजिएगा कि मैन्योर्स और इसमें क्या डिफरेंस है। तो यहां पर ये क्या होता है, जो मैन्योर्स होते हैं ना, ये सॉल्युबल इन वाटर्स होते हैं। मतलब मैन्योर्स के बारे में आप थोड़ा सा बोर्ड क्लियर करते हैं, फिर आपको और अच्छे से बताते हैं। ठीक है, ये अच्छा, इनका काम जानते हो क्या होता है ना? इनका काम होता है मिट्टी के न्यूट्रिशन को बढ़ाना। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर, सबसे पहले देखो, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। अब इन दोनों में, तो मैन्योर्स जो होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर। और जिसकी वजह से ये प्लांट्स जो होते हैं इनको इजीली अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। ठीक, मैन्योर्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, मतलब ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, इसलिए
इसलिए प्लांट जो होते हैं इनको आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। और वहीं फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, और ये पानी में अगर घुल जाएंगे तो भैया इनको प्लांट जो होंगे वो आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फर्टिलाइजर। दूसरा ये जो होते हैं, दूसरा ये मैन्योर जो होते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक, मतलब कि ये सब्सटेंस, यानी कि ये किससे मिले हैं भाई, ये हमारे नेचर से ही मिलते हैं। हमारे नेचर से मिलने का मतलब ये है कि भाई जैसे काउ डंग हो गया, है ना, या फिर जो पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह होती हैं, या छोटे पेड़ पौधे होते हैं, या डेड एनिमल्स होते हैं, ये इनसे बने होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक, और ये जो होते हैं, ये फर्टिलाइजर जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बने होते हैं। ठीक, फिर यहां पर क्या होता है, अच्छा ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं, लिखते नहीं है, आपको हम बता देते हैं। ठीक है, जो मैन्योर्स होते हैं ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं, और इनको यहां से स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, मान लो हमको किसी कोई ऐसी न्यूट्रिशन की कमी है तो उसके लिए अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स आते हैं। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये मेनली ये केमिकल कंपोजिशन होते हैं किसके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। अब यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें अलग अलग चीजों की जरूरत पड़े ना तो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो अलग अलग तरह से हम जरूरत के हिसाब से इनका यूज कर सकते हैं। कि ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, इसलिए ये ह्यूमन बींग्स के लिए ये बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है, और फसलों को भी, जो हमारी क्रॉप्स होते हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये केमिकल से बने होते हैं, ये रसायनों से बने होते हैं, तो इनके ज्यादा यूज से फसलों को भी नुकसान है, और जो इसको यूज करते हैं, ठीक है, उनको जो मतलब इनका यूज खेतों में डालते वगैरह हैं फार्मर्स, उनके लिए भी ये नुकसानदायक है। तो मैन्योर जो होता है वो हमारे नेचर से मिला है, तो नेचर के लिए यूज होता है। तो चलो भाई ये हम थोड़ा अच्छा मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके बाद ये हो गया हमारा मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। अब ये देखिएगा कि कौन कौन से फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये देखिएगा आप और ये बताइएगा। ठीक है, जो भी आपके यहाँ जो गांव के बच्चे होंगे वो कुछ फर्टिलाइजर्स के नाम कमेंट में जरूर बता देंगे अगर उनको जानकारी होगी, और जो शहर के बच्चे अगर उन्होंने पढ़ रखा है तो वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कुछ फर्टिलाइजर्स के नाम। अगला जो हमारा स्टेप आता है वो है इरिगेशन का। ठीक, इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है भाई सिंचाई। अब जब इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, फसलों को भाई पानी की भी तो जरूरत पड़ेगी। भारत में अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ जो सिंचाई का मेजर सोर्स है, जो मुख्य स्रोत है, ठीक है, मेजर सोर्स वो है भाई रेन, है ना। यहाँ पर मेजर सोर्स जो है वो रेन है, मतलब यहाँ पर सिंचाई का मुख्य साधन जो है यानी वो बारिश है। लेकिन जरूरी नहीं कि जिस समय हमारी फसल को पानी की जरूरत हो उस समय बारिश हो ही जाए, ये तो कोई भाई पक्का तो है नहीं। कभी बारिश ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी जिस समय जरूरत होती है उसके बाद होती है, कभी उसके पहले हो जाती है। तो इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए फार्मर्स के पास कुछ और ऑप्शन होते हैं ताकि इनकी वो टाइम टू टाइम खेतों की सिंचाई कर सकें, यानी उनका इरिगेशन कर सकें, तो और उनकी फसल अच्छी हो। तो अब इरिगेशन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। वाटरिंग ऑफ क्रॉप, वाटरिंग ऑफ फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इरिगेशन के लिए। अब इरिगेशन के लिए जिन चीजों का यूज किया जाता है वहां पर देखो कौन कौन से, एक तो होता है वाटर व्हील, पहला देखो वाटर व्हील जिसे हम बोलते हैं रहट, क्या बोलते हैं, रहट, ये हो गया एक, ठीक है ना। दूसरा, अच्छा ये क्या है हमारे, ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड है। दो तो मेथड होते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड होता है और एक होता है हमारा मॉडर्न मेथड। ठीक है, मतलब आधुनिक तरीका। तो ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड है जो पहले से यूज होते चले आ रहे हैं। क्लियर है।
दूसरी चीज आती है हमारी होता है लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन जिसे हम बोलते हैं ढेकली इरिगेशन, जिसे हम बोलते हैं ढेकली। तीसरा ये होता है स्विंगिंग बकेट। स्विंगिंग बकेट जिसे हम बोलते हैं मोट। इसमें क्या होता है, इसमें भाई बाल्टी में पानी ले लेकर और उसके बाद दो लोग, जैसे नदी है या नहर है तो वहां से पानी, दो लोग एक तरफ बाल्टी में रस्सी बांधते हैं और उसके बाद पानी से ऐसे उठा उठा के पानी जो है वो अपने खेतों में डालते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्विंगिंग बकेट या फिर मोट। उसके अलावा अब देखो, ये तो हमारा एक और हो गया, हमारा ये हो गया हमारे पुराने तरीके। इसके अलावा एक और होता है ट्यूबवेल, ठीक है ना, ट्यूबवेल, TUBE, ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल जो होता है ये समझ लो कि एक मोटर है जो जमीन से पानी निकालकर हमारे खेतों में लाता है। तो इतनी सारी चीजें हो गई, है ना। इसके अलावा अच्छा एक होता है, अब जब ये हमारे पास ये हो गए ट्रेडिशनल, उसके अलावा जो मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मेथड के बारे में भी जानना जरूरी भाई। मॉडर्न मेथड में सबसे पहला जो होता है वो हमारा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन यानी ये बूंद बूंद से सिंचाई होती है। जैसे मान लो कि हमारी फसलें हैं ना, तो यहां पर मान लो हमारी फसलें हैं ऐसे ऐसे, तो हम क्या करते हैं, ये सारे एरिया हमारे लिए बेकार है जो इनके बीच का स्पेस, तो हम क्या करते हैं, एक पाइप ऐसे यूज होती है और यहां से पानी बूंद बूंद भर के गिरा करती है। यहाँ जहां मतलब जहां इसके रूट्स होंगे प्लांट्स के, बिल्कुल वहीं पर ही बूंद बूंद करके पानी गिरा करती है। तो उनकी जो भी जरूरतें हैं उस हिसाब से इनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्रिप इरिगेशन, जिसको हम बोलते हैं बूंद बूंद सिंचाई। उसके बाद अगली चीज होती है जो दूसरा हमारा वो है स्प्रिंकलर, SPR, स्प्रिंकलर मतलब छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर, ठीक है ना। इससे हमारा यूज होता है स्प्रिंकलर, यानी ये क्या होता है, ये आप लोगों ने देखा होगा कि फवारे टाइप का होता है, ऐसे पाइप लगी होती है और फिर यहां से ऐसे ऐसे करके यहां से ये पानी, और ये चारों तरफ क्या होता है, ऐसे ऐसे मूव किया करता है, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव किया। तो यहाँ के जितने भी आसपास के जैसे बारिश का पानी होता है ना, बिल्कुल उस तरह से। तो इसमें बहुत ज्यादा इन सिस्टम में, मॉडर्न तरीकों में पानी का बहुत ज्यादा वाटर वेस्टेज नहीं होता है। तो दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए भाई। इरिगेशन क्या होता है, वाटरिंग ऑफ फील्ड या क्रॉप इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी खेतों को पानी देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। उसके ट्रेडिशनल हमने देखे, ट्रेडिशनल में हमारे लिए वाटर व्हील लिखा ना, वाटर व्हील, और लिफ्ट इरिगेशन, स्विंगिंग बकेट और ट्यूबवेल, और जो मॉडर्न है वो हमारा ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर। क्लियर है बात इतनी? चलो ये सारी चीजें हो गई हमारी। अब सिंचाई हो गई भाई। अब सिंचाई के बाद भाई फसलें हमारी जो होंगी, जो क्रॉप होगी वो बढ़ने लगेगी। तो जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा भैया, उसका रख रखाव करना पड़ेगा हमें, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, यानी कि फसलों की सुरक्षा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई। अगर हम इतनी मेहनत किए, इतना खर्चा किए हैं, तो इनको हमें सुरक्षित भी तो रखना है। किससे सुरक्षित रखना है भैया, ये जो होता है ना, इनको सुरक्षित रखना है हमें एनिमल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन्हें हमें सुरक्षित रखना। तो इसके लिए हम जैसे रैट हो गए, रैबिट हो गए, मतलब चूहा, खरगोश, बाकी रात के जो जानवर आ जाते हैं, गाय भैंस वगैरह अंदर आ जाते हैं, ठीक है, वो पूरी फसलें बर्बाद कर देते हैं, पूरी फसलें खा लेते हैं। तो उनको रात भर जगकर, किसान जो होता है वो रात भर जगकर उनकी देखभाल करता है, ठीक है। फिर अच्छा, इसमें इसके अलावा यहाँ पर अगर मान लो कि इसमें इंसेक्ट का हमला हो जाए, कुछ कीड़े मकोड़े वगैरह लग जाए इसमें, है ना, या फिर टिड्डे वगैरह आ जाए, तो इनसे बचने के लिए इंसेक्टिसाइड, ठीक है, यानी कि कुछ पेस्टिसाइड, ठीक है, ये इनका यूज होता है। और जो इंसेक्ट से या फिर बैक्टीरिया वगैरह से, इनसे बचने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। और दूसरी चीज, अगर बर्ड्स वगैरह आ गई हैं भैया, वो इसके सीड्स खा रही हैं, तो उनसे बचने के लिए खेतों में स्केयर क्रो लगा देते हैं, स्केयर क्रो ये लगा देते हैं। कुछ होते हैं जो आवाज करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जैसे खेतों में देखे होंगे, आदमी जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं सर पे मटका पहनाकर, तो उनसे क्या होता है, उनसे जो बर्ड्स होते हैं वो खेतों में नहीं आते हैं। बताओ भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो
ये सारी चीजें हो गई। अब भैया हमारी फसल भी बच गई, हमने उसमें पेस्टिसाइड डाल दिया, स्केयर कोरो लगा दिया, तो हमारी फसलें बच गई, तो इसलिए हमारी फसल बनके तैयार हो गई। फिर अगला जो स्टेप आता है वो है भाई इसकी कटाई का। तो यानी अगला जो है वो है हमारा हार्वेस्टिंग, ठीक, हार्वेस्टिंग और या फिर हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग, है ना, विनोइंग। अब ये हो गया। अब यहां पर देखो हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब है कि भैया अब फसलों की कटाई होगी, हार्वेस्टिंग का मतलब फसलों की कटाई होगी, और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो टूल यूज होते हैं वो होता है हमारा सिकल, जिसे हम बोलते हैं हंसिया, ठीक है ना, हंसिया बोलते हैं। चलो ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद जब भैया कट जाएगा तो उसमें उसकी थ्रेसिंग होगी, ठीक है, हार्वेस्टिंग तो हो गया हमारा। अब उसके बाद इसकी थ्रेसिंग होगी। थ्रेसिंग जो होगी ये होता है देखो यहां पर क्या होता है, सेपरेशन। अब यहां पर जो भी काट रखे हो ना, उसमें से जो भी हमारी क्रॉप है, जो हमारी क्रॉप है उसको निकालना, ये कहलाता है हमारा थ्रेसिंग। और इसके हेल्प, इसमें क्या यूज होता है भैया, इसके लिए यूज होता है थ्रेशर। क्या यूज होता है हमारा, थ्रेशर, ठीक है, थ्रेशर यूज होता है। थ्रेशर या फिर दूसरा जो उसे बोलते हैं हम कंबाइन, थ्रेशर या फिर कंबाइन, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग का मतलब हो गया उसकी कटाई करना, थ्रेसिंग का मतलब होता है जो उसमें से हमारी क्रॉप है उसको निकालना। अब जब निकल गया भाई, तो उसके बाद उसमें से कुछ जो खली है उसका, जो भी उसका काफ है, जो भूसा है, वो निकाला जाता है। तो भूसा को निकालना जो होता है वो कहलाता है हमारा विनोइंग। क्या कहलाता है, विनोइंग। अच्छा, विनोइंग के लिए क्या यूज होता है, विनोइंग के लिए जो पंखा हवा चलाने के बाद लोग दूर से किसी बर्तन में लेकर थोड़ी धीरे धीरे करके अनाज को गिराते हैं, तो जो भूसा होता है वो दूर उड़ जाता है, और जो भारी क्रॉप सीड्स होते हैं उसके, जो हमारी क्रॉप होती है वो जमीन पर गिर जाती है। तो वो हो गया हमारा विनोइंग। अच्छा, जो भूसा होता है उसे कलेक्ट कर लिया जाता है, उसे इकट्ठा कर लिया जाता है और उसे खिलाया जाता है हमारे यहाँ कैटल्स को, जो हमारे यहाँ पालतू जानवर है, गाय भैंस वगैरह, उनको खिलाया जाता है। और जो भूसा जानवरों को दिया जाता है ना, उसे बोलते हैं फॉडर। क्या बोलते हैं, फॉडर। ये बात समझ में आ गई, सब कुछ तैयार हो गया भैया, हमारा सीड वगैरह अलग हो गया। अब अगला जो सब फाइनल स्टेप आता है, अब भैया इतनी मेहनत किए हैं तो इसे हम ठीक से रखेंगे भी, स्टोरेज, यानी कि इसका भंडारण, है ना। तो भैया भंडारण में होता क्या है कि स्टोरेज, अब सोचोगे सर हम तो कहीं भी रख सकते हैं, कहीं नहीं रख सकते। अगर कहीं रखेंगे तो भाई इसको चूहे वगैरह खा लेंगे, है ना, इसमें कीड़े लग सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको अच्छी तरह से सुखाने के बाद जब इनका मॉइस्चर खत्म हो जाता है, अच्छी तरह से ये सूख जाते हैं, तो इनको हम कहाँ पर रखते हैं, इनको हम रखते हैं बिन्स में, ठीक। यानी ये कहाँ पर रखे जाते हैं, बिन्स में, यानी कि डब्बे वगैरह में, या फिर इसको जूट बैग में रख दिया जाता है, बिन्स में या फिर जूट बैग्स, ठीक है ना, जूट बैग्स में ये रखा जाता है, यानी कि जूट के बोरे में इनको रख दिया जाता है। भारी अगर ज्यादा हो इसके बाद इन्हें कहाँ रखा जाता है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा रखना है तो भैया इनको खराब होने से बचाने के लिए इनको ग्रेनरीज में या फिर सिलोज में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, ग्रेनरी, ठीक है ना, ग्रेनरीज या फिर साइलोज, ठीक है, इसमें ये रखे जाते हैं। बस खत्म हो गई बात, इतना हो गया भैया। अब हमारा भंडारण हो गया, यानी रख उठा। अब ये धीरे धीरे करके मार्केट में आएंगे, बिकेंगे, और हम और आप खाएंगे। क्लियर बात, इतनी सारी चीजें समझ में आ गया ना कि आप भैया यहाँ पर खेती कैसे होती है। तो इतने लंबे प्रोसेस के बाद, इतने लंबे प्रोसेस के बाद हम लोग ये समझ पाए कि भाई कैसे आखिर ये हमारी जो अनाज है, जो फसलें ये आती हैं। चलो अब टाइम है भाई, आज हमने जो पढ़ा है इसके होमवर्क क्वेश्चन का सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिनको भी आंसर आता है वो भी देंगे, जिनको नहीं आता वीडियो फिर से देखेंगे। डेफिनेटली हो सकता है मैंने इसका आंसर ना बताया हो, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में था। चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आज का होमवर्क क्वेश्चन। तो हमारा जो होमवर्क है ये है ट्रांसप्लांटेशन
transplantation is done in the case of मतलब केस ऑफ, यहां पर हमें बताना है कि ट्रांसप्लांटेशन जो होता है वो किस पौधे में होता है। ए वीट में यानी गेहूं में, ऑप्शन बी पैडी में, ठीक, सी मेज में, या फिर डी बार्ली। हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसका ट्रांसप्लांटेशन होता है। ठीक है, ए वीट यानी कि गेहूं, बी पैडी यानी धान, सी मेजे, या फिर डी बार्ली जो या मक्का। ठीक है, तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिनका आंसर सही होगा उनका मिलेगा एक रेड हार्ट। कल का जो क्वेश्चन था हमने ये पूछा था कि एग्रीकल्चर क्या होता है ना, तो एग्रीकल्चर होता है भाई प्लांट से रिलेटेड। ठीक है ना, यहां मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में जान लो। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर ये होता है मैनेजमेंट ऑफ प्लांट्स, मैनेजमेंट ऑफ प्लांट्स। ठीक है ना, कुछ लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों बता रहे थे, तो मैनेजमेंट ऑफ प्लांट्स से होता है वो होता है एग्रीकल्चर। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा कि आपको आज की चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो अब तक आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।